हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेके, जिसमें क्लास 10th के लर्नर्स के लिए भैया जो मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट कर दिया है। अब उस मेटल एंड नॉन मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेटलर्जी एक बड़ा टॉपिक है, तो हमने उसको पार्ट वाइज स्प्लिट किया है, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड सो ऑन। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्ट 2। अच्छा, जितने लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक है वहां पर अवेलेबल, और लिंक पर जाकर आप पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आपको पार्ट 2 संपट नहीं पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, जितने लोग सिर्फ बोर्ड लेवल पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ 10th बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना या कोई ओलंपियाड के लिए तैयारी नहीं करनी है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से अब कैंसिल आउट हो चुका है, अब रिमूव हो चुका है। रैशनलाइज सिलेबस जो बना था कोविड के बाद, तो इसमें ये रैशनलाइज सिलेबस में चला गया है। तो मेटलर्जी आपके बोर्ड लेवल पर नहीं है, बट यस, जो बच्चे एम कर रहे हैं 11th और 12th में केमिस्ट्री लेंगे, अभी से केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी से तैयारी करना चाहते हैं, ओलंपियाड्स देने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उनके लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटलर्जी से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है। बल्कि क्लास 12th में तो पूरा एक चैप्टर है मेटलर्जी के नाम से। इस बार तो आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया है, पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th की केमिस्ट्री में। तो उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, वो आपको यहां से मिलेगा क्लास 10th के इस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो पार्ट 1 जितने लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लीज पहले पार्ट 1 के लिंक पर क्लिक करके वो पार्ट 1 देखें। जितने लोग पार्ट 1 देख चुके हैं वो आएंगे अब पार्ट 2 देखने के लिए, मेटलर्जी पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे मेटलर्जी में? देखो, पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि जो मेटल होता है वो किस रूप में पाया जाता है। वो मिनरल के रूप में पाया जाता है, और बहुत सारे मिनरल्स में से वी सिलेक्ट वन मिनरल जिसको हम ओर कह देते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और उन मिनरल्स में से हम कहते हैं यार एक ऐसा मिनरल भी होता है जिससे हम मेटल प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, जिससे बड़ी आसानी से हम मेटल को निकाल सकते हैं। तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं ओर। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स के इंपॉर्टेंट ओर्स की चर्चा करी थी। बॉक्साइट ओर, हेमेटाइट, सिनाबार, कैलामाइन, लाइमस्टोन, ठीक है, बहुत सारे, कार्नलाइट, ऐसे बहुत सारे ओर्स की बात करी थी। और वो जो टेबल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें ओर की बात करी थी, फॉर्मूले की बात करी थी, नेम ऑफ ओर की बात करी थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल था, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आज हम आ गए पार्ट 2 में, जहां पर उस ओर को उठाकर हम कंसंट्रेट करेंगे। दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसी का दूसरा नाम है ड्रेसिंग ऑफ ओर, या फिर इसी का दूसरा नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या होगा अब इसमें? देखो भाई, कई सालों से जो मिनरल है या जो मिनरल ओर है वो जमीन के नीचे दफन थे, जहां पर अमूमन टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो जाहिर तौर पर इतने ज्यादा टेम्परेचर और इतने ज्यादा प्रेशर की फेज में, और इतनी जमीन के नीचे दफन रहने तक, इतने टाइम तक, उनके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गंदगी आ गई होगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटी आ गई होगी। जैसे रॉक की, सॉइल की, सैंड की, एनिमल डिके, प्लांट डिके, या कुछ केमिकल्स, ये सब इंप्योरिटीज है। ये सब इंप्योरिटीज कहीं ना कहीं ओर के अंदर सेटल हो चुकी होगी। अब चूंकि हमें ओर के आगे बहुत सारी प्रोसेस करनी है, केमिकल प्रोसेस करनी है उससे मेटल निकालने की, तो हमारे लिए सबसे परम धर्म क्या होना चाहिए कि हम उस ओर को साफ कर दें, हम उस ओर की सफाई कर दें, यानी कि हम उस ओर से इंप्योरिटीज को रिमूव करवा दें। और जैसे ही हम ओर में से इंप्योरिटी को रिमूव कराएंगे तो वो प्रोसेस का नाम हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल शब्दों में ये है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। अब जो इंप्योरिटीज है ना, बेसिकली उसको अपन गैंग बोलते हैं। तो इंप्योरिटीज के ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं गैंग, GANGUE। गैंग मतलब गैंगस्टर वाली गैंग नहीं, ये थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली गैंग है। तो GANGUE, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज विच इज गैंग, इज
known as concentration of ore. तो आप इस चीज को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हो या आप इस चीज को ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हो. दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. टू रिमूव द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर और प्रेजेंट अलोंग विद दी ओर. वो इंप्योरिटीज को हटाना आप कहते हो कि भाई हम इंप्योरिटीज को हटा रहे हैं तो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं. इंप्योरिटीज किसकी हो सकती है? रॉक की, सॉइल की, सैंड की, एनिमल प्लांट डिके की, कोई केमिकल की, ये सारी इंप्योरिटीज वहां पर हो सकती है. और इसी इंप्योरिटीज को आप गैंग पार्टिकल्स भी कह देते हो. सिंपल गैंग कहो या गैंग पार्टिकल्स कहो, दोनों बातें एक ही हैं. तो आप इसको गैंग या गैंग पार्टिकल्स कह देते हो. तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर. और आज के इस वीडियो में यही चर्चा करनी है कि यार ये कंसंट्रेट होगा कैसे, इसकी साफ सफाई होगी कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा कैसे. तो उसी की चर्चा करते हैं. तो उसी को स्टार्ट करते हैं. अब देखो, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर पार्ट 2 में सबसे पहली स्टेप जो आती है वो आती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. सबसे पहली स्टेप आती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. क्या होगा? आपको और जो मिलेगा वो बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान के रूप में मिलेगा. बड़ा पत्थर होगा, बड़ा रॉक होगा, बहुत बड़ा स्टोन होगा, जिसको आप मिनरल या मिनरल ओर कहोगे. अब जाहिर तौर पे इतने बड़े पत्थर को तो आप लेकर साफ सफाई करने जाओगे नहीं. तो आपको उसको सबसे पहली स्टेप पे क्या करना पड़ेगा? आपको उसको क्रश करना पड़ेगा. ठीक है. क्रश करने के बाद मतलब आप उसको एकदम स्मॉल स्टोन्स के पीसेस में ले आओगे, पेबल पीसेस में ले आओगे, बहुत छोटे पत्थर के टुकड़ों में ले आओगे. उसको बोलते हैं क्रशिंग. So the ore is crushed into smaller pieces by putting impact force through hammer. तो आप इसके लिए हैमर का यूज कर सकते हो. बड़े हैमर्स होते हैं, स्टैंप मिल होता है. स्टैंप मिल क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा लोहे का एक प्लैंक होता है और उसको एकदम से धम करके उसके ऊपर फेंका जाता है ओर के ऊपर. तो क्या होता है? ओर क्रश हो जाता है. और ओर क्या करता है? अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है. जब वो क्रश हो जाता है तो अब उसको आप पाउडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हो ग्राइंडर्स में, जहां आप उसको ग्राइंड करते हो. तो आपने पहले स्टैंप मिल या बॉल मिल के थ्रू उसको क्या किया? क्रश किया. वो बड़े पत्थर को, बड़ी चट्टानों को आपने छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया और फिर छोटे पत्थरों को ग्राइंडर में डाल दिया. ग्राइंडर जैसे आपके घर में मिक्सर होता है, वैसे एक बड़ी मशीन होती है जिसमें वो सीधे ग्राइंड हो जाती है. जब ग्राइंडर में वो पत्थर जाएंगे ओर के, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे पाउडर्ड ओर में. यानी कि वो जो ओर है वो पाउडर के रूप में आ जाएगा एंड दैट विल गिव यू द पाउडर्ड ओर. तो वहां पर आपको पाउडर्ड ओर का फॉर्मेशन होगा. पाउडर के फॉर्म में ओर मिलेगा, पाउडर्ड ओर. दिस इज पाउडर्ड ओर. और इसको आप ग्राइंडर के थ्रू कहोगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राइंडिंग. तो आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? ग्राइंडिंग. अभी आपने इंप्योरिटी करना शुरू नहीं किया, मतलब आपने अभी तक प्यूरिफाई करना शुरू नहीं किया, इंप्योरिटी को रिमूव करना अभी तक शुरू नहीं किया. अभी क्या कर रहे हो? सिर्फ ओर को आप उस लेवल तक लेकर जा रहे हो जहां पर आप उससे इंप्योरिटी आसानी से निकाल सको. बड़े पत्थर, बड़ी चट्टानों से आप इंप्योरिटी नहीं निकाल पाओगे. आप जब तक ओर को पाउडर के रूप में नहीं लेकर आओगे तब तक वो इंप्योरिटीज नहीं निकलेगी. तो आपको उसको पाउडर्ड रूप में लेकर आना है. कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये पहली स्टेप थी. नाउ स्टेप 2 में देयर आर 4 मेथड्स. स्टेप 2 की बात कर लेते हैं. स्टेप 2 में देयर आर 4 मेथड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. स्टेप 2 में एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ ओर स्टार्ट होता है. तो स्टेप 2 मेनली डील्स विद द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जिसमें 4 स्टेप्स आएंगी. पहली स्टेप हाइड्रोलिक वॉशिंग. चर्चा करेंगे क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, डिटेल में बात करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग की. हाइड्रोलिक वॉशिंग. Second thing will be froth flotation process. Froth flotation process. तो सेकेंड इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ये भी एक टेक्निक है जिससे आप गैंग पार्टिकल्स या इंप्योरिटीज को सेपरेट करते हो. थर्ड आपका होगा मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेट का यूज करोगे इसमें, जैसा नाम बता रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन में. एंड फोर्थ और लास्ट होगा केमिकल सेपरेशन, जिसको आप लीचिंग भी कहते हो. फोर्थ मतलब आप केमिकल्स का यूज करोगे इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए, तो इस मेथड को केमिकल सेपरेशन बोलेंगे. कॉमनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीचिंग. इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको आप लीचिंग भी कहोगे. तो ये 4 मेथड होती है ओर को कंसंट्रेट करने की, ओर की सफाई करने की. और ओर से सफाई करने का मतलब उससे इंप्योरिटीज को निकालना, उसमें से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कराना. तो ये भी डेफिनेशन लिख लो. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डिफाइंड एज, concentration of ore, it is defined as to remove, it is defined as the removal of impurities
removal of impurities like sand, soil, silica, animal plant decay या एनिमल एंड प्लांट वेस्ट जो उसके साथ चिपक गया होगा, जो उसके साथ रह गया होगा, कॉल्ड एज गैंग पार्टिकल्स। ये सब इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स, इज नोन एज concentration of ore. So what is concentration of ore? It is defined as the removal of impurities like sand, soil, silica, animal and plant waste called as gangue particles from the ore. From the ore so as to make it, so as to convert it into concentrated ore. So as to convert it into कंसंट्रेटेड ओर। तो आप इसको क्या करोगे? कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करोगे। सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू कंसंट्रेटेड ओर। तो जब ये रिमूव कर दोगे आप इंप्योरिटीज, जो गैंग पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हो, जब आप इनको रिमूव कर दोगे तो जो ओर बनेगा वो कंसंट्रेटेड ओर बनेगा। तो ये कंसंट्रेटेड ओर आपको यहां पर मिल जाएगा। एंड दिस इज स्टेप 2, जिसमें 4 मेथड्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ये 4 मेथड्स है जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना है। क्लियर हो गया? तो लपक के क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर ग्राइंडिंग और क्रशिंग की हम लोगों ने बात करी है। ग्राइंडिंग और क्रशिंग के बाद सेकंड स्टेप का भी आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे। दिस इज स्टेप 2, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ये स्टेप 2 को भी अपन देखेंगे। और फिर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एक मेथड की इन डिटेल, जिसमें सबसे पहले आएगी हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का क्या कंसेप्ट है? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। जैसे आपके घर में गाड़ियां होती है तो आप गाड़ियां धोते हो ना, तो क्या करते हो? पाइप लेकर आते हो, पाइप का आगे का मुंह जो चोंच होती है उसको पिचकाते हो और बहुत प्रेशर में पानी डालते हो। क्या होता है उससे? गाड़ी के ऊपर जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर रहते हैं वो सब भाग जाते हैं पानी के प्रेशर से, वो रिमूव हो जाते हैं पानी के प्रेशर से, और गाड़ी वहीं रहती है और गाड़ी आपकी साफ हो जाती है। ठीक है? ऐसा तो नहीं होता गाड़ी निकल गई और धूल मिट्टी वहीं रह गई, कि गाड़ी जो है पानी के प्रेशर में बह गई और धूल मिट्टी वहीं रह गई। ऐसा तो नहीं होता। धूल मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी के साथ और गाड़ी जो है वो वहीं रह जाती है। सेम चीज आप ओर के साथ अगर करो तो इस कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को आप हाइड्रोलिक वॉशिंग कह दोगे। आपने पाउडर डोर लिया, पाउडर डोर को आपने एक मिक्सर के थ्रू नीचे उसको गिराया एक पर्टिकुलर स्लोपिंग हर्थ पे। स्लोपिंग हर्थ मतलब एक ऐसा स्लोपिंग टेबल होता है। ये एक ऐसा स्लोपिंग टेबल है और इस पर आप क्या कर रहे हो? क्रश डोर को गिरा रहे हो। ये देखो, ये फनल से क्रश डोर को गिरा रहे हो। रनिंग वाटर को आप इससे कॉन्टैक्ट में ला रहे हो। ये पानी का प्रेशर है जो यहां से आ रहा है। तो क्या होगा? ओर और इंप्योरिटी की डेंसिटी में बहुत डिफरेंस होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। मतलब ये प्रोसेस पहले कब लागू होगा? व्हेन ये वाला प्रोसेस हाइड्रोलिक वॉशिंग कब लागू होगा? हाइड्रोलिक वॉशिंग तब लागू होगा व्हेन द डिफरेंस इन द डेंसिटी, व्हेन देयर इज हाई डिफरेंस, व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। जब ओर और गैंग पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस डेंसिटी का बहुत ज्यादा होगा, जब ओर और गैंग पार्टिकल्स में डिफरेंस डेंसिटी का बहुत ज्यादा होगा, तब आप ये मेथड लगा सकते हो। मतलब ओर जो होंगे वो बहुत हल्के होने चाहिए और जो ओर होना चाहिए वो बहुत भारी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? पानी के प्रेशर में अगर दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो दोनों एक साथ बह जाएंगे, या फिर दोनों ही नहीं बहेंगे। तो हमें एक को अगर बहाना है तो हमें उसकी डेंसिटी कम रखनी है, और जनरली जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होगी। तो जैसे ही आप इस स्लोपिंग टेबल पर इसको डालोगे, रनिंग वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा, तो जो ओर होंगे वो यहां ग्रूव्स बने। दीज आर कॉर्युगेटेड बोर्ड्स, या फिर आप इसको ग्रूव्स कह सकते हो। रबड़ के जो पट्टे होते हैं वो लगे हुए हैं। तो ओर क्या होगा? उनमें रबड़ के पट्टों में फंस जाएगा और जो गंदगी होगी वो बड़ी इजीली स्लाइड डाउन हो जाएगी, और जो गंदगी होगी वो नीचे आ जाएगी विथ वाटर। दिस इज गैंग विथ वाटर। तो पानी के प्रेशर में गंदगी नीचे आ गई, लेकिन जो ओर था वो कॉर्युगेटेड बोर्ड्स के थ्रू या फिर ग्रूव्स के थ्रू, जो रबड़ ग्रूव्स होंगे उनके थ्रू वहीं रुक जाएगा। तो ओर आपका यहां मिल गया टेबल पर। टेबल को आप वापस से फ्लैट करोगे और यहां से ओर निकाल लोगे, और जो गंदगी है वो नीचे गैंग विथ वाटर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग विथ ओर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दिस मेथड कंसंट्रेट्स द ओर बाय पासिंग इट थ्रू एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर। अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर यानी कि जेट ऑफ वाटर से पास होगा, वेयर बाय ऑल द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द गैंग आर सेपरेटेड। तो लाइटर पार्टिकल्स मतलब जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, फ्रॉम द हेवियर मेटल ओर।
तो हेवियर मेटल ओर से सेपरेट होगा। दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। तो आप इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कह सकते हो, हालांकि ये हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, बट जो कि ग्रेविटी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो आप इसको ग्रेविटी सेपरेशन का नाम भी दे सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में आपको एक हैवी ओर होना चाहिए। अब हैवी ओर किसके होंगे? जो मेटल बड़े हैवी होते हैं। जैसे आप कॉपर देखोगे, कॉपर का ओर इससे सेपरेट होगा। जैसे आप जिंक देखोगे, जिंक का ओर इससे सेपरेट होगा। सिल्वर ओर हो गया, ठीक है, निकल का ओर हो गया। जितने भी हैवी मेटल के ओर्स होते हैं वो हैवी मेटल के ओर्स आप इनसे सेपरेट आउट कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेटल बड़ा भारी होगा, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो पानी के साथ बहकर नीचे नहीं आएगा। लेकिन उस पर जो गंदगी लगी होगी, जो गैंग पार्टिकल्स लगे होंगे, वो बड़े लाइटर होंगे, तो वो लाइटर गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ नीचे बहकर आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये हमारी पहली मेथड कंप्लीट होती है। इसके बाद आते हैं अब हम लोग सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड इज बेसिकली योर मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन की अब हम बात करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। पहले तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट का यूज करेंगे। बिल्कुल मैग्नेट का यूज करेंगे। क्या होगा? हम एक पुली बनाएंगे। पुली मतलब हम कुछ नहीं, एक रोलर ले रहे हैं जिसमें 2 पहिए हैं और पहिए के ऊपर एक बेल्ट होगा, जिसको हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। लेदर का बेल्ट हो जाए या किसी भी चीज, किसी भी मटेरियल, रबड़ बेल्ट हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एक बेल्ट होगा। अब जो 2 पहिए आप बना रहे हो, ध्यान से सुनना, इसमें एक पहिया तो नॉन मैग्नेटिक होगा, मतलब एक पहिया सिंपल रोलर होगा, उसमें कोई मैग्नेट नहीं होगा। लेकिन दूसरा पहिया जो होगा वो एक मैग्नेटिक रोलर होगा, मतलब उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। ये मैग्नेटिक रोलर है और बहुत हाई इंटेंसिटी का मैग्नेट लगा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ है। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। इस मेथड में जो ओर होगा, द ओर यूज्ड हियर must have magnetic properties, whereas O should not have those properties. Whereas O should not have magnetic properties. Should not have magnetic properties. What is magnetic properties? मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां पर इसका मतलब यह है कि मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ओर के पास होनी चाहिए, गैंग के पास नहीं होनी चाहिए। ओर के पास हो, whereas ओर शुड नॉट, अच्छा, must have magnetic properties, whereas गैंग लिखना था यहां पर, ओर लिख दिया मैंने गलती से। whereas गैंग शुड नॉट हैव, गैंग पार्टिकल्स, मतलब ओर तो लिख चुके ना यहां पर, ओर के पास तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन गैंग के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, या फिर वाइस वर्सा, मतलब ओर के पास नहीं हो, गैंग के पास हो, तो ये तो भी चल जाएगा। मतलब एक के पास मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन वाली टेंडेंसी होनी चाहिए और दूसरे के पास मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन वाली टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किसी एक के पास अट्रैक्शन वाली टेंडेंसी हो और दूसरे के पास नहीं हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आयरन ओर को। इस मेथड में हम ले रहे हैं आयरन ओर को। आयरन ओर आप ले लो, हेमेटाइट ले लो, हेमेटाइट आयरन का ओर है Fe2O3, तो आप आयरन के ओर को ले लो और उसके अंदर जो गंदगी है वो नॉन मैग्नेटिक होगी, क्योंकि आयरन आपको पता है मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट करता है। आयरन ओर का मैंने पाउडर्ड फॉर्म इसके ऊपर डाला, बेल्ट के ऊपर, ये पुली घूम रही है तो बेल्ट आगे जाएगा, ग्राउंडेड, फाइनली ग्राउंडेड और ग्राइंडेड ओर के थ्रू जाएगा और किसके कांटेक्ट में आएगा? मैग्नेटिक पुली के कांटेक्ट में आएगा। अब जो ओर होगा वो तो चिपका हुआ रहेगा, लेकिन जो गंदगी होगी, क्योंकि उसका मैग्नेट के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो जैसे ही वो यहां से आएगा तो वो यहां पर गिर जाएगी। तो जो गंदगी होगी वो यहां पर एक हंप बना लेगी, क्योंकि उसको ग्रेविटी की वजह से गिरा दिया गया, क्योंकि उसका मैग्नेट के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि जो गंदगी थी वो नॉन मैग्नेटिक थी। तो यहां पर आपको मिल जाएगा कौन? नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। किसके? गैंग पार्टिकल्स। तो यहां आपको किसके पार्टिकल्स मिल जाएंगे? गंदगी के पार्टिकल्स, विच इज कॉल्ड एज गैंग पार्टिकल्स। और चूंकि जो ओर है, आयरन ओर जो आपके पास है, वो आयरन ओर मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन दिखाता है, तो वो पुली के साथ चिपका रहेगा कुछ दूरी तक। मतलब वो इस स्लोप में भी थोड़ी देर तक चिपका रहेगा। ये जो स्लोप आया, ये जो पुली का कर्व आया, ये जो पुली का टर्न आया, इस टर्न में भी वो क्या रहेगा? चिपका हुआ रहेगा। और जब बिल्कुल ग्रेविटी डोमिनेट हो जाएगी तो वो यहां पर गिरेगा, तो उसका एक अलग हंप बनेगा आयरन ओर का। यहां पर एक अलग हंप बनेगा ऑफ द आयरन ओर।
तो यहां पर आपको एक आयरन ओर का हम्प मिलेगा। दिस इज कंसंट्रेटेड आयरन ओर, दिस इज कंसंट्रेटेड आयरन ओर। अगर मैं आयरन ले रहा हूं तो दिस इज कंसंट्रेटेड आयरन ओर। क्यों? क्योंकि गंदगी तो पहले ही गिर गई और अब जो है वो प्योर फॉर्म का ओर है, मतलब उसके अंदर अब कोई गंदगी नहीं है। तो दिस इज कंसंट्रेटेड आयरन ओर, क्योंकि ये मैग्नेट के प्रति अट्रैक्टेड रहेगा तो ये यहां पर क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड आयरन ओर बना लेगा। तो ये इस तरीके से मेरे पास ओर का एक हम्प अलग हो जाएगा और गंदगी का हम्प अलग हो जाएगा। इस तरीके से दोनों सेपरेट आउट हो चुके होंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो चुके होंगे। फिर मैं कंसंट्रेटेड ओर को लेकर अपनी नेक्स्ट स्टेप पे निकल जाऊंगा, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा कंसंट्रेटेड ओर। क्लियर हो गया? जल्दी से यहां पर देख लेंगे रीडिंग में क्या लिखा हुआ है यहां पर। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईदर द ओर और द गैंग टू सेपरेट देम। ठीक है, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओर के पास हो, ईदर ऑफ द ओर, या फिर गैंग के पास हो। दोनों के पास नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ये सेपरेट नहीं होंगे, या दोनों मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी सेपरेट नहीं होंगे। एक मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होगा और दूसरा मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है बात? द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इनटू फाइन पीसेस एंड देन पास्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। ये जो बेल्ट होती है ना, जो पुली के ऊपर दौड़ रही है, ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ये मूव कर रही है ऐसे बेल्ट। ठीक है, ये पुली के ऊपर मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, तो इस बेल्ट को हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। इस बेल्ट को हम लोग कहते हैं दिस इज कन्वेयर बेल्ट। कन्वे कर रही है ना, ये आगे तक पहुंचा रही है, तो इस बेल्ट को हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, पासिंग ओवर अ मैग्नेटिक रोलर। तो पासिंग ओवर अ मैग्नेटिक रोलर, द मैग्नेटिक ओर रिमेन्स ऑन द बेल्ट एंड द गैंग फॉल्स ऑफ द बेल्ट। जो मैग्नेटिक ओर होता है वो इस बेल्ट से चिपका रहेगा, जबकि जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो तुरंत फॉल ऑफ हो जाएंगे ग्रेविटी के कारण, तो वो तुरंत अलग हम्प बनाएंगे। और जो मैग्नेटिक ओर था वो थोड़ी देर तक चिपका रहेगा, और जब तक ग्रेविटी डोमिनेट नहीं हो जाती, जो कि आगे होगी, तो यहां पर आकर वो एक अलग से गिरेगा। तो दोनों अलग अलग जगह पे गिरेंगे, जिससे हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर हमारी सेकेंड मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दिस वॉज प्रोसेस नंबर 2, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब आते हैं तीसरी प्रोसेस पर, जिसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं, झाग, और फ्लोटेशन का मतलब है तैरना। तो झाग इसमें तैरेगा। अब कैसा झाग, कौन सा झाग, सारी बात करते हैं। पहली चीज तो ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, इसके इस मेथड में जो ओर यूज होगा या जो गैंग यूज होगा, उनमें से उनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब उनके गीले होने की टेंडेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। और या गैंग में से कोई एक होगा जो ऑयल से गीला होगा, ऑयल से वेट होगा, और जो दूसरा होगा वो पानी से गीला होगा, वाटर से वेट होगा। और हमें पता ऑयल और वाटर जो होते हैं वो कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, डेंसिटी अलग होने के कारण जो ऑयल होता है वो ऊपर रहता है और वाटर जो रहता है वो नीचे रहता है। तो ओर को हम चिपका दे मान लो ऑयल से, और गंदगी को हम चिपका दे पानी से, तो ऑटोमेटिकली गंदगी नीचे सेटल होगी और जो ओर होगा वो ऊपर सेटल होगा, क्योंकि ऑयल ऊपर जाएगा, पानी नीचे रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? बस यही फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो इसमें याद रखना, जो ओर होगा या गैंग होगा, उनमें उनकी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होनी चाहिए, उनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो इन दिस ओर एंड गैंग पार्टिकल्स मस्ट हैव, and gang particles must have different wetting characteristics, different wetting characteristics और properties, different wetting properties। तो ओर और गैंग पार्टिकल्स में डिफरेंस होना चाहिए गीले होने का, गीले होने की जो कैरेक्टर है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। या तो ओर ऑयल से हो तो फिर गैंग पानी से हो, या फिर गैंग ऑयल से हो तो फिर और पानी से हो। दोनों एक चीज में सॉल्युबल नहीं हो सकते। तो ऑयल में एक होगा और पानी में दूसरा होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं सल्फाइड ओर्स का। जनरली ये जो मेथड होती है ना फ्रॉथ फ्लोटेशन, इसमें हम सल्फाइड ओर्स को लेते हैं, सल्फाइड ओर्स, क्योंकि सल्फर के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो ऑयल से चिपक जाता है, पानी से नहीं चिपकता। और जो सल्फाइड ओर में गंदगी होती है गैंग, वो पानी से चिपक जाती है, ऑयल से नहीं चिपकती। तो ये जो मेथड है ये सल्फाइड ओर के लिए सबसे सुइटेबल मेथड है। अब इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें एक फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक लेते हैं,
दिस इज अ टैंक जिसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक, फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक। ये एक टैंक ले लिया, इस टैंक में हम पानी भरते हैं और इसके अंदर ऑयल मिलाते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल चल जाएगा या पाइन ऑयल चल जाएगा, कोई सा भी ऑयल ले लो। आपको लगता है कोकोनट ऑयल लेना, आप कोकोनट ऑयल ले लो। भरपूर मात्रा में कोकोनट ऑयल मिलाओ, पानी लबालब भरो और कोकोनट ऑयल मिलाओ। आप क्या करो, जो और आपका गंदा है, जिसमें इंप्योरिटीज है, जिसमें गैंग पार्टिकल्स हैं, उस ओर को उठाकर इसमें डाल दो, उस ओर को उठाकर इसमें डाल दो, मेनली सल्फाइड ओर को। अब जब पानी और ऑयल का आपने मिक्सचर बनाया तो ऑयल इसमें ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। जैसे ही और उसमें गया तो और बोलेगा यार मैं तो ऑयल के साथ चिपकूंगा, क्योंकि मैं ऑयल के साथ गीला होता हूं, मैं वेट होता हूं ऑयल के साथ। गंदगी बोलेगी यार मैं तो पानी में भीगती हूं, तो मैं पानी के साथ चिपक जाऊंगी। और चूंकि ऑयल और पानी एक अलग लेयर बनाएंगे तो गैंग पार्टिकल्स बोलेंगे चलो नीचे जाकर पानी के साथ सेटल होते हैं, जबकि सल्फाइड और बोलेंगे नहीं चलो ऊपर जाकर ऑयल के साथ सेटल होते हैं। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। सल्फाइड और बोलेगा यार मैं ऊपर जा रहा हूं ऑयल के साथ, गैंग पार्टिकल बोलेंगे नहीं हम नीचे जा रहे हैं पानी के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, मतलब ऐसे पुल करेंगे, अपने 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 से खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। गैंग बोलेगा नीचे आओ और बोलेगा ऊपर आओ, गैंग बोलेगा नीचे जाओ और बोलेगा ऊपर आओ। अब तुम क्या करना है इस बीच में, तुम इसके बीच में एक स्ट्रॉ जिसको कहते हैं ना, सिंपल स्ट्रॉ, कभी किया ऐसा? चाय या कॉफी पियोगी, कोल्ड कॉफी पियोगी, स्ट्रॉ से पियोगी, तो कभी एयर ब्लो करिए उल्टी, ऐसा ब्लो करिए तो क्या होता है, नीचे बबल्स बन जाते हैं ना कॉफी में या चाय में, नीचे बुलबुले आ जाते हैं। तो वो बबल्स का फॉर्मेशन करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक रॉड लेनी पड़ेगी जिसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे और यहां से आपको कंप्रेस्ड एयर को ब्लो करना पड़ेगा। यू विल ब्लो दिस कंप्रेस्ड एयर, मतलब आप इसमें फूंक मार दो या कोई एयर पंप लगा दो जिसके थ्रू एयर अंदर जाएगी, और एयर अंदर जाएगी तो वो यहां पर एयर ब्लोन होगी। तो यहां से एयर को क्या होगा, एयर ब्लोन होना स्टार्ट होगी। तो एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम दिस। ये एयर का ब्लोन जो होगा ये एजिटेट करेगा मिक्सचर को, यानी कि इनको भड़काएगा और इनको जहां जिसको जाना है वहां ले जाएगा। और को कहां जाना है, नीचे और को कहां जाना है, ऊपर ऑयल के साथ, और गैंग पार्टिकल्स को कहां जाना है, नीचे पानी के साथ। तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। जैसे इनको हवा का प्रेशर मिलेगा एयर का, इसके थ्रू ये दोनों बिखर जाएंगे, ये दोनों टूट जाएंगे। गैंग पार्टिकल भाग जाएगा नीचे पानी के साथ और आ जाएगा ऊपर ऑयल के साथ। और कहां आएगा ऊपर ऑयल के साथ, यहां पर झाग बना लेगा, यहां पर झाग बना लेगा। तो दिस विल गोइंग टू फॉर्म फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स। ये फ्रॉथ बबल्स हैं क्योंकि ये झाग है बेसिकली व्हाइट कलर का, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये व्हाइट कलर का आपको यहां पर फ्रॉथ मिलेगा जिसको आप झाग बोलोगे, इसमें सल्फाइड और है। तो आप इस झाग को पूरा कलेक्ट कर लोगे और इसको सूखने दोगे। जब झाग सूख जाएगा तो आपको उसमें सल्फाइड और मिल जाएगा। गंदगी का क्या हुआ, ये देखो गंदगी नीचे पानी के साथ सेटल हो गई। ये देखो नीचे गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, दिस इज गैंग पार्टिकल्स। तो ये गंदगी है जो नीचे जाकर सेटल हो रही है। तो ये गंदगी नीचे जाकर सेटल हो रही है और जो सल्फाइड हो रहा है वो ऊपर जा रहा है। ऊपर से आपने इस फ्रॉथ को कलेक्ट कर लेना है। फ्रॉथ को जैसे ही कलेक्ट करोगे तो आपको वो झाग मिल जाएगा। वो झाग को आपको सेपरेट आउट कर देना है, उसको सूखने देना है। जब आप उसको सूखने दोगे तो वो सल्फाइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्योर सल्फाइड ओर, कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर आपको मिल जाएगा। तो दैट विल गिव यू द कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं अपन फटाफट। यहां पर देखेंगे, दिस मेथड इज मेनली यूज टू रिमूव गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके लिए सल्फाइड ओर जो होगा वो बेस्ट एग्जांपल होगा जिसका हमको यूज करना है। आगे, द ओर इज पाउडर्ड एंड अ सस्पेंशन इज क्रिएटेड इन द वाटर। ओर को पाउडर फॉर्म में डालोगे तो पानी के साथ वो एक सस्पेंशन सोल्यूशन क्रिएट करेगा। टू दिस आर एडेड कलेक्टर्स एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। इसमें कुछ कलेक्टर्स और फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स डालते हैं ताकि फ्रॉथ जो है वो जमता जाए, फ्रॉथ जल्दी भी बने और जमता जाए। उसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, वो इसमें डाले जाते हैं। कलेक्टर्स क्या है, वो ऑयल जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तो इट कैन बी अ पाइन ऑयल, फैटी एसिड का कोई भी ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल, या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, कोई भी ऑयल इसमें चलेगा। इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द ओर एंड अलाउज इट टू फॉर्म अ फ्रॉथ। तो वो क्या करेगा, ऑयल के साथ भीगने की कोशिश करेगा और ऑयल के साथ वो फ्रॉथ बनाएगा। ठीक है, वेटिंग कैरेक्टर डिफरेंट होगा। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स जैसे क्रीसॉल्स और एनिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो आप लिख सकते हो क्रीसॉल और एनिलिन। क्रीसॉल्स केमिकल है सब, एनिलिन ये दो फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स जो आप यूज कर सकते हो। सस्टेन द फ्रॉथ, मतलब यहां पर जो फ्रॉथ बन रहा है, झाग बन रहा है, उसको जमा होने देगा वो, और कुछ देर तक वो झाग बना रखेगा, फ्रॉथ स्टेबलाइजर।
द ऑयल वेट्स द मेटल, ऑयल क्या करेगा, मेटल को गीला करेगा, एंड द वाटर वेट्स द गैंग, जो पानी होगा वो गैंग को वेट करेगा। तो पानी नीचे रहेगा तो गैंग बोलेंगे हम नीचे जा रहे हैं, जबकि ऑयल ऊपर रहेगा तो और सल्फाइड और बोलेगा हम ऊपर जा रहे हैं। अब तुम क्या करोगे, एयर ब्लो करोगे तो इनको झटका मिलेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। पेडल्स एंड एयर कॉन्स्टेंटली स्टर अप द सस्पेंशन टू क्रिएट द फ्रॉथ। तो जैसे आप फूक मारोगे झाग और ज्यादा तेज बनेगा, एजिटेट होकर बनेगा, तो झाग की क्वांटिटी ऊपर बढ़ती जाएगी और फ्रॉथ स्टेबलाइजर उसको मेंटेन रखेगा। दिस फ्रॉथी मेटल स्किम्ड ऑफ द टॉप एंड ड्राई टू रिकवर द मेटल। बाद में जब इस झाग को आप स्किम्ड ऑफ कर दोगे, मतलब आप इसको रिमूव करके इकट्ठा करोगे कहीं, और इकट्ठा करके आप इसको सूखने दोगे, जिसमें आपको कंसंट्रेटेड सल्फाइड और मिल जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन इसलिए नाम भी आ रहा है क्योंकि ऊपर जो झाग है वो तैर रहा है, ये ऑयल के साथ तैर रहा है, इस पानी के सरफेस के ऊपर तैर रहा है, तो इसलिए इसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड यस, जिस टैंक में ये हो रहा है उस टैंक को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक। ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक। फ्लोटेशन की स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक, तो इस टैंक को आप बोलोगे फ्रॉथ फ्लोटेशन टैंक। क्लियर हो गया? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पूछा जाता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किस मेथड के लिए यूज होता है, तो भैया किस मेथड के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर दी कंसंट्रेटिंग दी सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल होता है। लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। लास्ट प्रोसेस पर आएंगे हम, केमिकल सेपरेशन। लास्ट प्रोसेस को हम लोग यहां पर देखेंगे, विच इज बेसिकली केमिकल सेपरेशन। तो क्लियर हुआ ये वाला प्रोसेस? दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जो थर्ड मेथड था। अब आते हैं लास्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं केमिकल सेपरेशन मेथड। इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं लीचिंग भी, ठीक है? तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल सेपरेशन मेथड, केमिकल सेपरेशन मेथड, और कॉमनली इसको लीचिंग भी कहते हैं। आप क्या करोगे, कुछ केमिकल्स का यूज करोगे जिसमें आपके गैंग पार्टिकल्स सॉल्युबल हो जाएंगे और उन केमिकल्स में सॉल्युबल नहीं होगा। तो और जब सॉल्युबल नहीं होता तो क्या बनेगा, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। और जो गैंग पार्टिकल्स है, क्योंकि वो घुल चुके होंगे, क्योंकि वो सॉल्युबल हो चुके होंगे, तो वो क्या करेंगे, सॉल्युबल होने की वजह से वो वहां पर घुलकर उस केमिकल, उस सॉल्वेंट में अलग निकल जाएंगे। और जो और होगा वो क्योंकि इनसॉल्युबल रहेगा तो वो नीचे जाकर जम जाएगा, वहां से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से गैंग सॉल्युबल होकर अलग हो गया और इनसॉल्युबल होकर प्रेसिपिटेट बनाकर हमारे सामने अलग आ गया। इस तरीके से और गैंग पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। अब इस मेथड को आप बोलते हो लीचिंग, ठीक है? अब इसके लिए आप क्या करते हो, बेसिकली एक कंटेनर लेते हो जिसमें केमिकल प्रोसेस कराते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिना आपको पता है, एल्यूमिनियम को आप निकाल रहे हो फ्रॉम बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप निकाल रहे हो फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट क्या है, Al2O3.2H2O। बॉक्साइट ओर क्या है, Al2O3.2H2O, जिसके अंदर गैंग होगा, ये तो और हो गया, जिसके अंदर गैंग होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये सब आपके इसके अंदर गैंग पार्टिकल्स होंगे। गैंग मतलब इंप्योरिटी। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड Fe2O3 ये सब इंप्योरिटी मानी जाती है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि बॉक्साइट ओर में आती है। जब आप इसको रिमूव करवा दोगे, इसको हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो फिर आपके पास सिर्फ बचेगा कंसंट्रेटेड ओर, जिसको आप एल्यूमिना कह रहे हो। ये आपका बन जाएगा कंसंट्रेटेड ओर, जिसको आप क्या कहोगे, एल्यूमिना कहोगे। तो दिस इज एल्यूमिना विच इज Al2O3.2H2O। तो ये आपका एक कंसंट्रेटेड ओर बनेगा, एल्यूमिना Al2O3 आफ्टर रिमूविंग SiO2 एंड Fe2O3। तो ये आपकी इंप्योरिटीज होंगी जो रिमूव होंगी। अब ये कैसे होंगी उसको समझ लो। लीचिंग इज यूज्ड व्हेन, लीचिंग is used when the ore is soluble in a solvent। ore soluble हो solvent में और गैंग insoluble हो, या वाइस वर्सा। गैंग soluble हो और insoluble हो तो भी चलेगा, मतलब एक को केमिकल सॉल्वेंट में घुलना है और एक को केमिकल सॉल्वेंट में नहीं घुलना है, ठीक है? The powdered ore is dissolved in a chemical, usually a strong solution of NaOH। सबसे पहले पाउडर्ड ओर को आपने NaOH में डिसॉल्व करा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में। The chemical solution dissolves the metal in the ore and it can be extracted and separated out from the gangue by extracting the chemical solution। जैसे ही आपने NaOH में इसको डिसॉल्व करा, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। कौन नहीं घुलेगा, ये गंदगी जो है ये नहीं घुलेंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH में, तो ये नहीं घुलेंगी तो ये अलग हो गई, और NaOH में ये घुल जाएगा तो ये अलग होगा, जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम द गैंग बाय एक्सट्रैक्टिंग द केमिकल सोल्यूशन। ये केमिकल सोल्यूशन को आप निकालकर इसमें से वापस से आप एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो,
ठीक है, यहां पर देखेंगे, यहां पर आपके पास क्या हुआ है, कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोलिटिक करंट भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कार्बन की एनोड्स बनाई रखी हुई हैं और कार्बन लाइनिंग एज कैथोड बनाई रखी हुई है, ठीक है। देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टन क्रायोलाइट। मोल्टन क्रायोलाइट में आपने इसमें क्या करा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3.2H2O डाला है अलॉन्ग विद दीज इंप्योरिटीज। तो इन इंप्योरिटीज के साथ आपने इसको इसमें डाल रखा हुआ है एंड ये जो पूरा टैंक है ये स्टील का टैंक है, ठीक है। अब आप जैसे ही इसमें करंट पास करोगे और जैसे ही इसमें NaOH डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेगा, इसको डिसॉल्व कर लेगा और इनको डिसॉल्व नहीं करेगा, इनको इनसॉल्युबल रखेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट ओर इज डन यूजिंग दिस प्रोसेस। तो इस तरीके से ये डिसॉल्व हो जाएंगे और ये डिसॉल्व नहीं होंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप हीट करोगे जिसमें से आप NaOH को रिमूव करवा दोगे और वापस से आपके प्योर फॉर्म का बॉक्साइट और यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो इसमें आपने जो रिएक्शंस भी मैं भी बता देता हूं, लेकिन ये जो मेथड करी है इस मेथड का नाम होता है केमिकल सेपरेशन और इसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग। क्लियर हो गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बच्चों इसके बाद मैं आपको इसकी रिएक्शन भी समझा देता हूं कि NaOH के साथ इसकी रिएक्शन होगी क्या। तो ले लिया यहां पर स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूं कि इस पूरी प्रोसेस में होगा क्या। सबसे पहले देखो, आपके पास तीन चीजें हैं। आपके पास है एक Al2O3.2H2O जिसको आप बॉक्साइट और कहोगे, ठीक है। .2H2O तो हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो ये तो पहले ही रिएक्शन में उड़ जाएगा। मतलब जैसे आप इसमें हीट, क्योंकि अभी रिएक्शन हीट पर होगी, तो जैसे आप हीट करोगे तो सबसे पहले मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, तो अल्टीमेटली जो रिएक्ट करेगा वो Al2O3 करेगा। ये आपका कौन हो गया, ये आपका बॉक्साइट और हो गया भाई, दिस इज योर बॉक्साइट ओर। तो ये आपका क्या मिल गया, आपको एक बॉक्साइट ओर मिल गया, ठीक है, Al2O3। अब इसके साथ गैंग कौन कौन से होंगे, गैंग पार्टिकल्स देख लो आप। इसके साथ दो गैंग पार्टिकल्स होंगे, एक होगा Fe2O3, चलो इसको मैं बाद में लिखता हूं Fe2O3, पहले लिख लेता हूं SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये रेत के पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड के, वो SiO2 होता है, एंड Fe2O3, ये आपके गैंग पार्टिकल्स हो गए। तो ये गंदगी हो गई, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ये आपके गंदगी हो गई। अब इसको आप क्या करोगे, NaOH को में डालोगे, मतलब पूरे को आप एक सोल्यूशन, अभी एक साथ ही है सब कुछ, आप इसको NaOH के सोल्यूशन में डाल दोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। हीट करना पड़ेगा, हालांकि 473 केल्विन तक का टेम्परेचर यहां पर लगेगा, 473 केल्विन का टेम्परेचर यहां लगेगा सब में, 473 केल्विन, क्योंकि सब एक ही साथ हैं तो सब एक साथ ही वो टेम्परेचर को फील करेंगे। ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, दिस विल गिव यू सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस इसके साथ H2O वाटर निकलेगा, ठीक है। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, यहां लिख भी देता हूं मैं, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब ये सॉल्युबल हो गया, ये डिसॉल्व हो गया। SiO2 बनाएगा सोडियम सिलिकेट, इसको भी देख लो, SiO2 क्या बनाएगा, Na2SiO3, Na2SiO3, इसका नाम हो गया सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, मतलब ये भी डिसॉल्व हो गया और H2O में। रही बात आयरन ऑक्साइड की, ये NaOH के साथ कुछ नहीं करेगा, मतलब यहां पर आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, तो ये नीचे आपका जम जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होगा तो नीचे जम जाएगा। अब आप क्या लोगे, छन्नी लोगे, फिल्टर लोगे, फिल्टर पेपर या फिल्टर फनल, आप उस फिल्टर पेपर या फनल के थ्रू इसको पास कराओगे तो ये Fe2O3 पहली बार में अलग हो जाएगा। तो दिस आयरन ऑक्साइड विल बी सेपरेटेड आउट, पहली चीज। तो पहला गैंग पार्टिकल सेपरेट हो गया। मुझे मालूम है अभी SiO2 नहीं हुआ, SiO2 सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया, बट एटलीस्ट एक चीज तो अलग हुई। तो ये पहली स्टेप में आपका ये काम हो गया। अब ये Fe2O3 आपने फिल्ट्रेट अलग कर लिया, अब आपके पास बच गए सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। इसको उठाकर आप एक्सेस ऑफ वाटर में डालो, NaAlO2 प्लस वाटर H2O एंड Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर H2O, दोनों को उठाकर आपने पानी में डाला, और पानी में जैसे ही आप डालोगे ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, मतलब आपका सोडियम सिलिकेट अब इनसॉल्युबल होगा पानी में, सोडियम सिलिकेट पानी में डिसॉल्व नहीं होगा और वो अगेन फिल्टर पेपर में या फिल्टर फनल में ऊपर जम जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट बन के बाहर हो जाएगा।
रही बात इसकी H2O की, तो यहां पर आपको मिलेगा NaOH अलग से, क्योंकि इसमें जो OH है पानी में वो Na के साथ भी रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करेगा और बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। दिस विल गिव यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट ने पानी के साथ रिएक्ट करके अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसमें वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड रहेंगे, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हो और अल्टीमेटली आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पा सकते हो। तो आपको मिल गया अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये अलग हो गया Na2SiO3 फिल्ट्रेट में, NaOH और AlOH होल थ्राइस भी आपको अलग अलग ऑब्टेन होंगे, तो NaOH आपने अलग कर लिया और AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब क्या करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करो AlOH होल थ्राइस को किस टेम्परेचर पे, 1473 केल्विन के टेम्परेचर तक आप हीट करो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये, बट इतने पर अगर हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा Al2O3 प्लस H2O, मतलब इसमें जो पानी है वो निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बैलेंस कर देंगे ऑल दो इसको, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो दिस विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो वाटर का रिमूवल हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिना। अब ये आपका प्योर एल्यूमिना है, मतलब आपके पास ये एक और आ गया एल्यूमिना Al2O3 जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड की गंदगी है ना आयरन ऑक्साइड की गंदगी है, कोई गंदगी अब इसके अंदर नहीं है। मतलब अब ये पूरी तरीके से गैंग पार्टिकल से फ्री हो चुका है, इंप्योरिटी से फ्री हो चुका है। तो ये Al2O3 इसको आप बोलोगे एल्यूमिना। तो दिस विल गिव यू एल्यूमिना और ये आपका एक कंसंट्रेटेड ओर है। व्हाट इज दिस वी कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड ओर। तो ये आपका क्या हो गया, एक किस्म का कंसंट्रेटेड ओर हो गया। दिस इज कंसंट्रेटेड ओर, दिस इज एल्यूमिना। अब इसको लेकर आप अगली स्टेप में जा सकते हो। तो ये है पूरी मेथड विच इज कॉल्ड लीचिंग। पूरी मेथड को आप लीचिंग कहोगे और ये होता है आपका केमिकल सेपरेशन का मेथड। कंसेप्ट क्लियर हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीचिंग को लेकर आपसे रिएक्शंस पूछी जाती हैं और ये सारी रिएक्शंस जो है ये मैंने अभी आपको यहां पर बता दी हैं और समझा भी दी है। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां पर हमारा पूरा कंसेप्ट जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का वो समाप्त होता है, क्योंकि जिसमें जो सबसे पहली प्रोसेस आती है ओर की सफाई करने की, उस मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें 4 मेथड थी, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और केमिकल सेपरेशन मेथड कॉल्ड लीचिंग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया वेट किस बात का है, चैनल का लिंक कॉपी करो और पेस्ट कर दो सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, भैया के, दीदी के, पापा के, मम्मी की किटी पार्टी के, सभी ग्रुप्स पे जाकर इसको जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th JEE और नीट लेवल तक के लिए पूरी प्रिपरेशन मिलती है। सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं बैक टू बैक, थोड़े लेक्चर्स स्लो हो सकते हैं लेकिन लेक्चर्स की कंसिस्टेंसी हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेंटेन रखें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक लेक्चर्स लेकर आए। तो जितना हो सके सपोर्ट करें। दूसरी बात, वीडियो में अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज कमेंट का इस्तेमाल करें। कमेंट काउंट ऑन अस, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वहां पर रिप्लाई नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम वीडियो में आकर जरूर रिप्लाई करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे या कोई सजेशन अपने को देना है, आपको देना है, तो आप उनका कमेंट का इस्तेमाल करके वो सजेशंस हम लोगों को जरूर दें। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।